नमस्कार दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 42 लेकर आए हैं, जो कि जीएमयू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को होने वाला है दोस्तों, और टाइमिंग रहेगी 11 बजे से 1 बजे तक, सुबह 11 AM से 1 PM तक टाइमिंग रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू ए पेशेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जब आप मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तो कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। मतलब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी रहेगी। आंसर आपके सामने दोस्तों, गैस कीजिए। आंसर आप गैस कीजिए, उससे के अलावा मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो एक्चुअल जो टाइम होता है दोस्तों, वो कितना होता है? वो 4 हावर्स में हम कंप्लीट कर लेते हैं। 4 हावर्स का टाइम होता है दोस्तों, 4 घंटे में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब हम अगर प्रैक्टिस के दौरान की बात करते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर लेते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का टाइम कितना होता है तो आंसर में आपको 4 हावर्स लिखने हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम हम 2 से 2.5 घंटे में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों। और जब भी आप किसी पेशेंट को, जैसे आपने किसी पेशेंट को 1 यूनिट आपने ट्रांसफ्यूज़ किया तो 1 यूनिट में 1 ग्राम ही बढ़ता है। 1 यूनिट में अगर किसी पेशेंट का 6 ग्राम था तो आपने 1 यूनिट लगाई तो 7 ग्राम हो जाएगा। और 1 ग्राम बोल सकते हो या उसको बोल सकते हो 3 HCT, हीमोक्रेट। हीमोक्रेट HCT को हम हीमोक्रेट ही बोल सकते हैं, 3 हीमोक्रेट या 1 ग्राम। और जब भी आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो सबसे पहले दो रजिस्टर्ड नर्स उसको वेरीफाई करेंगी और उसके बाद वाइटल साइन चेक किए जाएंगे। पेशेंट का अगर 100 से ऊपर फीवर है तो पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूज को या तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और अगर चल रहा है उस दौरान अगर फीवर आता है तो स्टॉप कर दिया जाएगा। शुरू में जब भी आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो सबसे पहले 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो देना है, और कभी भी कोल्ड यानी ठंडा ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर ठंडा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उससे डिसअरिथमिया हो सकता है। और अगर पेशेंट को रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आप ब्लड को स्टॉप करेंगे और फिर आप उसको 0.9% NS 50 ml लेकर आप उसको पुश करोगे, और उसके बाद आप डॉक्टर साहब को इंटीमेट करोगे। तो चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, यही बताया मैंने आपको कि सबसे पहले 15 मिनट तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूज को बिल्कुल स्लो रेट पर आप देंगे, उससे रिएक्शन का पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पर अगर एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन ए 6 आवर पीरियड, तो इसमें ये कोई खास बात नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन टू पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, ये भी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बनता है इम्पोर्टेंट में। और इमीडिएटली आफ्टर रीच ट्रांसफ्यूड, तो ये भी कोई ऑप्शन में नहीं बनता दोस्तों, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड ए 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट specimen, this specimen is then
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक पेशेंट का 24 आवर्स का यूरिन इकट्ठा करना है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि एक पेशेंट है, आप उसका 24 आवर्स का यूरिन इकट्ठा करोगे और पेशेंट को इसके बारे में भी सब कुछ समझा दिया गया है कि आपका 24 आवर्स का यूरिन लिया जाएगा। तो नर्स का यूरिन इकट्ठा करने का, जैसे नर्स जो यूरिन इकट्ठा करेगी वो कब से स्टार्ट करेगी या पहली बार कैसे यूरिन को इकट्ठा करना स्टार्ट करेगी। यानी कि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपने किसी पेशेंट को 24 आवर्स का यूरिन इकट्ठा करना है, तो नर्स उस पेशेंट का 24 आवर्स का यूरिन कब से कब तक का काउंट करेगी और कैसे करेगी दोस्तों, कब से कब तक का और कैसे करेगी। सबसे पहला बोल रहा है दोस्तों आपको डिस्कार्ड देन द कलेक्शन बिगिन, यानी सबसे पहले आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे कलेक्शन के बाद। शेव एज पार्ट ऑफ 24 आवर्स कलेक्शन, टेस्टेड द डिस्कार्ड, टेस्ट करो डिस्कार्ड कर दो। प्लेस्ड इन ए सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडिड टू द कलेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, डिस्कार्डेड देन द कलेक्शन बिगेंस। यानी अगर एग्जाम के अंदर 24 आवर्स यूरिन की बात आती है तो सबसे पहले अगर डॉक्टर साहब हमारे पास आते हैं 9 बजे, डॉक्टर साहब आए तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 24 आवर्स का यूरिन इकट्ठा करना है, तो आप 9 बजे से ही यूरिन को इकट्ठा स्टार्ट करोगे। 9 AM से नेक्स्ट 9 AM तक आप यूरिन इकट्ठा करोगे। और सबसे पहले जो बैग में जो अगर किसी पेशेंट को फोलिस लगा हुआ है और उस फोलिस बैग में जो भी यूरिन पहले था हम उसको काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले उस यूरिन को बिल्कुल खाली कर देंगे, बैग को, यूरो बैग को बिल्कुल खाली कर देंगे। उसके बाद हम पेशेंट का 9 AM से 9 AM पूरे 24 आवर्स का यूरिन हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जो यूरिन उसके अंदर है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे बैग को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। Which actin is the first priority when caring for a patient exhibiting sign and symptom to coronary artery disease? दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बड़ी ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सिबिटिंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है, एक पेशेंट है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में पूछा गया है, उसको एक्सिबिटिंग साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है दोस्तों, तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसके अंदर उसके साइन एंड सिम्टम एक्सिबिटिंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर मैंने आपको कई बार बताया है कि एक पेशेंट के अंदर सांस है तो आस है, ये मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करता हूं। तो इस क्वेश्चन में सांस है तो आस है, वो कौन सा ऑप्शन होगा अब मैंने आपको बता दिया है। अब आप आंसर गैस कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी, एनचांसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन। यानी सबसे पहले आप पेशेंट को मायोकार्डियल से बचाने के लिए ऑक्सीजन दोगे, सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। सबसे पहले पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी तो पेशेंट के अंदर एक्सिबिटिंग साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। Which measure can reduce or prevent the incidence of atelectasis in a post-operative patient? यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने दोस्तों पूछा है हमसे कि एक पेशेंट है जिसको आप क्या कर रहे दोस्तों, रिड्यूस और प्रिवेंट करना है। किससे प्रिवेंट करना है? इंसिडेंस से। इंसिडेंस का मतलब होता है दोस्तों कोई भी नई होने वाली बीमारी। और दूसरा यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों,
टेसिस। एटलटेसिस का मतलब होता है दोस्तों, ये सेकंड और थर्ड डे पर होता है पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पेशेंट होते हैं दोस्तों, इंसिडेंस मैंने आपको बताया कोई भी नहीं होने वाली बीमारी। और एटलटेसिस क्या किस चीज़ में यूज़ किया जाता है दोस्तों वर्ड, ये सेकंड और थर्ड डे पर पेशेंट को बीमारी होती है। सेकंड और थर्ड डे पर, फर्स्ट डे में ये काउंट नहीं होता है दोस्तों, सेकंड या थर्ड डे पर काउंट होता है। सबसे पहले कहता है जो एलवुलाई कोलैप्स हो जाती है या फिर इन्फेक्शन होता है दोस्तों, वो 3 से 5 दिन में के बाद पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन ने नॉर्मल सी भाषा में पूछा है कि एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव है, ऑपरेशन के बाद का पेशेंट है, आप उसको नहीं होने वाली बीमारी से आपको बचाना है तो आप क्या करोगे। प्रिवेंट कराना है, नहीं होने वाली बीमारी से आपको प्रिवेंट कराना है, रिड्यूस कराना है, बचाना है, तो आप क्या करोगे। राइट आंसर आपके सामने होगा दोस्तों, आंसर गैस कीजिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई भी अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है दोस्तों, अगर हमें उसको एल्वुलाई कोलैप्स होने से अगर हमें उसे बचाना है तो उस पेशेंट को स्पायरोमेट्री हम प्रोवाइड कराएंगे। उस पेशेंट को स्पायरोमेट्री, देखो दोस्तों आपने हॉस्पिटल में देखा ही होगा, एक स्पायरोमेट्री आता है दोस्तों, एक 3 उसमें के अंदर बॉल होती है, हम पेशेंट को उसको बोलते हैं, पहले उसको सीधा पकड़ना होता है, उसको उसके अंदर ज़बरदस्त पूरी अपनी जितनी भी ताकत है पूरी तरीके से उसके अंदर फूंक मारनी है, और फिर उसको एक बार उल्टा करने को बोलते हैं पेशेंट को, फिर अंदर की तरफ खींचना होता है दोस्तों। यानी अगर स्पायरोमेट्री एक बार सीधा करो तो बाहर की तरफ, और अगर उसको उल्टा करके अंदर की तरफ उसको सोखना है, ये होता है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। यानी पेशेंट को एल्वुलाई कोलैप्स होने से हमें बचाना है। अगर पेशेंट की एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होगी तो आप कुछ % इन्फेक्शन से भी पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एन एक्सटर्नल नर्सिंग एक्शन व्हेन फॉर द स्मॉल चाइल्ड विद सीवियर डायरिया इज टू। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको सीवियर डायरिया हो गया है, तो उसमें नर्स क्या करेगी। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड का मतलब छोटा बच्चा, और उसको सीवियर डायरिया देखने को मिला है, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नर्स क्या करेगी उस पेशेंट के अंदर। फोर्स फ्लूइड ओरली, उस पेशेंट को ज़बरदस्ती फ्लूइड पिलाएगी ओरली, या टेक डेली वेट, डेली पेशेंट का वजन चेक करेगी, या रिप्लेस लॉस्ट कैलोरी, या फिर जो डायरिया होने के कारण जो कैलोरी लॉस्ट हुई है उनको रिप्लेस करवाएगी, की बॉडी टेम्परेचर बिलो 100 फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस, या उस पेशेंट का टेम्परेचर नोट करेगी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी, टेक डेली वेट। ज़बरदस्ती फ्लूइड पिलाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कैलोरी को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो उसमें डायरिया का कोई लेना देना नहीं है, और टेम्परेचर से भी उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर अगर सीवियर डायरिया है तो पेशेंट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पेशेंट ठंडा होता है दोस्तों, टेम्परेचर पेशेंट का डाउन जाएगा, और उस पेशेंट को आपको हाइपोवोलीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोवोलीमिया का शौक देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है शरीर ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी। और एक चीज दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट का अगर 500 ml वाटर लॉस होता है, एक चीज एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर कि अगर किसी पेशेंट का 500 ml वाटर लॉस हो गया तो उस पेशेंट का कितना वेट कम होगा। ये एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों आपके सामने, अगर आपने पहले पढ़ा है तो इसका जवाब दे फटाफट से दोस्तों।
अगर किसी पेशेंट को 500 ml वाटर का लॉस हो गया है तो उस पेशेंट का वेट आपको कितना कम देखने को मिलेगा? उस पेशेंट का वेट दोस्तों आपको आधा केजी, हाफ केजी आपको वेट कम देखने को मिलेगा। 500 ml अगर किसी पेशेंट का फ्लूइड लॉस होता है तो आपको उसमें हाफ केजी वेट आपको कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका टेक डेली वेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीपैथ इक्वेनेस? इक्वाइनेस, टेलीपैथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्विनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आंसर आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने क्वेश्चन जैसे एक पूछा है, लेकिन ये आंसर आपके सामने 4 हैं और चारों के चारों एक ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन एक है लेकिन ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। टेलीपस इक्विनेस का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलीपस इक्विनेस को हम क्लब फूट भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्लब फूट भी बोल सकते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ पर प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है पेशेंट को क्या होता है, जो ये मोस्टली आपको बच्चों में देखने को मिलता है दोस्तों। ये पीडिया का क्वेश्चन है। टेलीपस इक्विनेस का मतलब होता है कि फिंगर के साथ चलता है बच्चा, यानी कि बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा है और वो बच्चा पीछे से एडी को ऊपर उठा के बिल्कुल पंजों पर चलता है। उसको हम बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। और अगर यहाँ पर एन इन्वर्जन ऑफ एंकल एंड फुट की बात की जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोलेंगे दोस्तों कि पैर के बाहरी हिस्से से चलेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है पैर बिल्कुल सीधा है, पैर को बाहर की तरफ धका के बाहरी हिस्से से चलने की कोशिश करेगा बच्चा। और अगर ऑप्शन सी की बात की जाए, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट, तो ये होता है दोस्तों आपका बच्चा क्या है, हील यानी एडी यानी जो मैंने आपको प्लेंटर फ्लेक्शन में क्या बोला कि बच्चा फिंगर के अनुसार फिंगर को नीचे करके एडी को ऊपर उठा के चलेगा। और अगर डोर्सी फ्लेक्शन की बात की जाती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चा एडी के अनुसार चलेगा, एडी को नीचे रखेगा और अपने फिंगर को ऊपर की तरफ करके चलेगा। और अगर एन एवर्जन ऑफ एंकल एंड फुट की बात की जाती है दोस्तों, तो इसको हम वल्गस भी बोल सकते हैं। और वल्गस में क्या होता है दोस्तों? इवर्जन रोटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इवर्जन रोटेशन। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ये बीमारी आपको जन्मजात से ही देखने को आपको बच्चे के अंदर मिलती है दोस्तों। और इसको अगर एग्जामिनर एक चीज़ और पूछ सकता है दोस्तों कि आप इसको अगर पूछ ले कि ठीक कैसे करोगे, तो आप इसमें क्या होता है 12 वीक्स तक आपको बच्चे को शूज़ पहनाने हैं दोस्तों। 12 वीक्स तक आप बच्चे को शूज़ पहनाओगे दोस्तों। और क्या होगा दोस्तों? एक होता है बारबैक्स शूज़, एक होता है डेनियस बार्बर बैक्स शूज़। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एवरी 2 वीक्स में जब भी जो भी छोटा बच्चा है दोस्तों 12 वीक तक आपको उसके शूज़ पहनाने हैं। एवरी 2 वीक्स पर आपको उसके शूज़ चेंज करने हैं दोस्तों। अगर उसके बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है तो 4 से 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आप सर्जरी की प्लानिंग
कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ने क्या पूछा था, टेलिपस इक्विनेस। तो टेलिपस इक्विनेस का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। टेलिपस इक्विनेस में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा, फिंगर के साथ बच्चा चलने की कोशिश करेगा, यानी एडी को ऊपर रखेगा और फिंगर के अनुसार चलेगा। टेलिपस इक्विनेस को आप प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट भी बोल सकते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर जैसे एग्जामिनर ने टेलिपस पूछा, यहाँ पर अगर एन इन्वर्जन पूछ लेता है दोस्तों, एन इन्वर्जन पूछेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, टेलिपस वारियस, VARUS, टेलिपस वारियस। और अगर डोर्सीफ्लेक्शन पूछ लेता है दोस्तों तो आप उसको बोलोगे टेलिपस कैल्कुनस। और अगर पूछ लेता है एन इन्वर्जन तो उसको आप बोलोगे दोस्तों टेलिपस वल्गस। यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, पूरी लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। अगर किसी भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया हो तो वो या तो वीडियो बैक करके दोबारा से सुन सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, हम इसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए टेलिपस इक्विनेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, दोस्तों ने क्वेश्चन ने पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा मेथड बेस्ट डिस्क्राइब करता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कौन सा मेथड बेस्ट है दोस्तों, आंसर आपके सामने दोस्तों, गैस कीजिए। आप आंसर गैस कीजिए दोस्तों। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर होता है दोस्तों। एमनियोटिक फ्लूइड आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है। और ये कैसा होता है दोस्तों, आइसोटोनिक होता है और इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। और अगर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो वो 600 से 800 ml का होता है। और ये एग्जामिनर एक चीज़ और पूछ सकता है दोस्तों कि ये कब बनना शुरू होता है, ये 12 वीक पर बनना शुरू होता है। और अगर बच्चा फुल टर्म में होता है तो 600 से 800 ml आपको एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। और अगर बच्चा प्री टर्म में पैदा होता है तो 1000 से 1000 ml से 1200 ml आपको फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर बच्चा प्री टर्म में हुआ तो 1000 से 1200 ml आपको देखने को मिला। और अगर फुल टर्म में हुआ तो आपको 600 से 800 ml देखने को मिला। और अगर लेट डिलीवर होता है, फुल टर्म के बाद भी अगर लेट डिलीवर होता है तो उसमें आपको सिर्फ 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों तो वो होगा आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार कलर्ड। यहाँ पर दोस्तों टीम से कुछ गलती हो गई है, स्टार कलर्ड, उसके बाद आएगा क्लियर, फिर क्लियर एंड कंटेंस श्रिड्स ऑफ म्यूकस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत होगा, क्लियर होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन डार्क एम्पर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर मिल्की ग्रीनिश येलो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ग्रीनिश येलो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन तो हो गए दोस्तों गलत, क्योंकि डार्क नहीं होता है, ग्रीनिश येलो नहीं होता है, मिल्की नहीं होता है, ग्रीनिश येलो, फिर ऑप्शन डी में ग्रीनिश येलो है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार कलर्ड, क्लियर एंड कंटेंस श्रिड ऑफ म्यूकस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और एक ही क्वेश्चन से आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए यंग चाइल्ड हैज correction of the aorta, what should the nurse accept to identify when taking the child vital sign? दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है दोस्तों कि एक यंग बच्चा है जिसको क्या हुआ है कि उसको एरोटा के अंदर कोरेक्शन हुआ है, तो नर्स उस बच्चे के वाइटल साइन को एक्सेप्ट करेगी। क्या एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट वो वाला एक्सेप्ट नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हो, कि उसको वाइटल साइन को देखते हुए जिसके अंदर एरोटा का कोरेक्शन हुआ है, तो नर्स उसके वाइटल साइन आपको क्या एक्सेप्ट करती है, कि उसको क्या एक्सेप्ट करती है, कि उसको क्या देखने को मिलेगा वाइटल साइन के अंदर। एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगाना। वो क्या अनुमान लगाएगी कि उस पेशेंट के अंदर ये वाइटल साइन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आंसर गैस कर सकते हैं आप। ए वीक रेडियल पल्स एन इरेगुलर हार्टबीट, ए बाउंडिंग फीमोरल पल्स, एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। यहाँ पर दोस्तों अगर कोरेक्शन ऑफ एरोटा क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो एरोटा लेफ्ट वेंटिकुलर से निकलती है वह ऊपर जाकर, जो एरोटा लेफ्ट वेंटिकुलर से नीचे की तरफ निकलती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है, और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आती है दोस्तों, ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑफ एरोटा। जब एरोटा नीचे की तरफ आती है तो थोड़ी चिपक जाती है। डिसेंडिंग एरोटा से जब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलोगे तो वहाँ से वो एरोटा क्या होती है, वो थोड़ी सी चिपक जाती है या पतली हो जाती है, उसे हम कोरेक्शन ऑफ एरोटा बोलते हैं। एरोटा के अंदर कोरेक्शन हो जाना हम उसको बोलते हैं दोस्तों। और उसमें क्या होता है दोस्तों, अपर पार्ट में ब्लड का लेवल हाई देखने को मिलता है। अपर पार्ट में ब्लड का लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा और लोअर पार्ट में आपको ब्लड का वॉल्यूम लो देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब इसका राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वीक रेडियल पल्स। तो रेडियल पल्स कहाँ होती है दोस्तों, अपर पार्ट में, और इसने क्या बोला यहाँ पर वीक। तो मैंने क्या बोला आपको, अपर पार्ट में ब्लड का लेवल हाई देखने को मिलेगा, तो वीक तो पल्स होगी नहीं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ए इरेगुलर हार्ट बीट आपको इरेगुलर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ऑप्शन सी की बात की जाए, ए बाउंडिंग फीमोरल पल्स। बाउंडिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फीमोरल पल्स। मैंने आपको क्या बोला कि लोअर पार्ट में लो देखने को आपको मिलेगा, तो ऑप्शन सी भी आपके सामने गलत। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों। परसिक्योटरी डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन। परसिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों शक करना, संदेह करना, और डिल्यूजन का मतलब होता है दोस्तों FFB, फॉल्स फिक्स बिलीव, यानी शक या संदेह करना किसी के ऊपर, और डिल्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया फॉल्स फिक्स बिलीव। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मोस्ट कॉमन आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको, आंसर गैस कीजिए दोस्तों। पर सिक्योरिटी का मतलब होता है शक या संदेह करना, और डिल्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया FFB, फॉल्स फिक्स बिलीव। यहाँ पर अगर दोस्तों सिजोफ्रेनिया की बात की जाए तो सिजोफ्रेनिया में क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर इफेक्ट थिंकिंग। और अगर मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस की बात की जाए दोस्तों तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं बनेगा। ये ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने आपको क्या बोला, शक करना, संदेह करना, ये
मैनिक डिप्रेशन के अंदर नहीं आता है दोस्तों। अगर बाइपोलर इफेक्ट डिसऑर्डर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आपको एक ही मरीज में दो थिंकिंग देखने को मिलती है। एक मरीज है वो दो थिंकिंग वाली कंडीशन अपने दिमाग में पैदा कर कर रखता है, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। और अगर ऑप्शन बी की बात की जाए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है दोस्तों, आल्सो टाइप ऑफ। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है आल्सो टाइप ऑफ, और पैरानॉइड को ही हम शक या संदेह करना हम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। विच मिनरल डिक्रीज लेवल इनटू ड्रिंकिंग वाटर कोज डेंटल कैरीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा मिनरल की कमी से मरीज में डेंटल कैरीज देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन मोटी मोटी भाषा में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेंटल कैरीज की जो बीमारी है वो कौन से मिनरल की कमी के कारण हुई है, किस मिनरल की कमी के कारण आपको देखने को मिलती है। डेंटल कैरीज का मैं आपको बता देता हूं, ये किसको बोलते हैं दोस्तों, मिनरल की कमी जो होती है दोस्तों, उसके साथ में दांत गिरने लगते हैं। उसमें कौन से मिनरल की कमी होती है ये पूछा है। उस मिनरल की कमी से दांत गिरने लग जाते हैं। जैसे आपके मुंह में 32 दांत हैं, आपके 30 रह गए, 28 रह गए, टूट टूट के दांत गिरने लगे, वो एक मिनरल की कमी के कारण होते हैं। और वो मिनरल कौन सा होगा दोस्तों आपके सामने, आंसर गैस कीजिए। क्लोराइड, फ्लोराइड, कैल्शियम या फॉस्फेट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्लोराइड। फ्लोराइड कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों इसकी, 1.5 ग्राम पर केजी, 1.5 ग्राम पर केजी। ये बॉडी वेट के अनुसार चलता है दोस्तों फ्लोराइड। और जब भी इसकी कमी होती है दोस्तों, तो पेशेंट के अंदर आपको डेंटल कैरीज देखने को मिलती है। फ्लोराइड मिनरल की कमी के कारण उस किसी भी व्यक्ति के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये थी क्लास नंबर 42। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 43 लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, केजीएमयू के लिए खासकर। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सबके पास शेयर करें, और सबको बोलें कि क्लास को बड़े ध्यान से पढ़े। दोस्तों क्या हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिख सकता है, लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा आपको मिस्टेक दिख सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं, और मैं ये आपको गारंटी के हिसाब से कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित नहीं हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपको ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कंसेप्ट तैयार करके लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।